हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह। आइए, काफ़ी लंबे गैप के बाद स्पेशली फॉर क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए जो हम सीरीज चला रहे थे सब्जेक्ट वाइज सोशल साइंस की, उसमें मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री की जो पार्ट हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हम लोगों ने पढ़ा था, उसके आगे का जो पार्ट है पार्ट 4 हम कोशिश करेंगे कि आज आपको लाइन बाय लाइन काफ़ी अच्छी तरीके से जो बचा हुआ जो टॉपिक है उसको एक्सप्लेन कर दें, जिसको आने वाले जो आपके स्कूल के एग्जाम है उस एग्जाम में आपको आसानी हो। क्योंकि हिस्ट्री को काफ़ी लोग बोरिंग सब्जेक्ट मानते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि हिस्ट्री बोरिंग नहीं है, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो आइए लाइन बाय लाइन आपके चैप्टर को समझा दें, पॉइंट को समझा दें, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो हम लोग ने यहाँ तक पढ़ा था, फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्ची एंड बिकम्स रिपब्लिक, यानी बीच में जो फ्रांस की स्थिति रही, एक बार रिकैप करने की ज़रूरत है। क्योंकि रिकैप से जो हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और ये पार्ट 4 कोशिश करेंगे कि ये लास्ट पार्ट हो जाए इस चैप्टर का, या एक और पार्ट हो, बट हमारी कोशिश रहेगी कि आपको समझने में आसानी हो। तो और भी चैप्टर्स आपको पढ़ने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। इसलिए इस पार्ट में हम बता दें आपको कि द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स, यानी एक लंबे समय से जो स्थिति बनी हुई थी फ्रांस में, काफ़ी बैड सिचुएशन से फ्रांस गुजर रहा था। उसमें तरह तरह के जो बदलाव आए, चेंजेस आए, उस बदलाव में आप देख सकते हैं कि वो जो राजा का जो शासन था उसको समाप्त करके वो लोकतांत्रिक तरीके से, यानी लोकतांत्रिक का मतलब पहले आप समझ लीजिए कि लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकारें जो बनानी थी, लोगों को एकजुट होकर के उसमें पार्टिसिपेशन था, वो यहाँ पर शामिल हुआ। दो लुइस 16 हैड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ही एंटर्ड इनटू सेक्रेट नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब होता है मोल भाव करना, सिंपल भाषा में है। लेकिन यहाँ पर नेगोशिएशन हिस्ट्री में आप समझेंगे इस चैप्टर को कि आप थोड़ी आपकी बात मानी जाए, थोड़ी मेरी बात मानी जाए, और दोनों आदमी को म्यूचुअली बातों को समझ के। तो नेगोशिएशन विथ द किंग ऑफ प्रूशिया, किंग ऑफ प्रूशिया का जो राजा था उसके साथ नेगोशिएशन हुआ। एंड रूलर्स of other neighboring countries too मतलब he were worried by the development in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789। ये स्थिति जो बनी हुई थी कि भाई ये फ्रांस में इतना बदलाव कैसे हो रहा है, बगल का जो जितने सारे जो कंट्री है, जैसे अगर आपको कहा जाए कि हम लोग अचानक कहें पाकिस्तान में इतना बदलाव कैसे हो रहा है, क्या ऐसी स्थिति है, तो कहीं ना कहीं वहाँ के शासक, वहाँ के रूरल में बदलाव हो, वहाँ की सोच बदलाव हो, वहाँ के लोगों में बदलाव हो जाए, तो देश का बदलाव हो सकता है। यही स्थिति यहाँ के साथ हुई कि बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792। ये स्थिति बनने के पहले 1792 में ही जो पार्लियामेंट उसकी थी, नेशनल असेंबली, जो अभी हम लोग के देश का पार्लियामेंट है वैसे ही उस देश का पार्लियामेंट था। उस पार्लियामेंट में वोटिंग हुई थी टू डिक्लेयर वार। 1792 में उन्होंने युद्ध घोषणा कर दिया। युद्ध की घोषणा कर दी थी कब? 1792। देखिए, एंड वार अगेंस्ट प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। तो भैया thousands of volunteers thrones from the provinces to join the army। और स्थिति ऐसी हो गई कि हजारों हजार की संख्या में लोग सेना में भर्ती होने लगे। जरूरत थी, युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। तो they saw this as a war of the people against king। और लोगों ने देखा कि युद्ध जो था वो राजा के खिलाफ था, अगेंस्ट किंग एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप among the patriotic song। उसमें एक देशभक्ति सॉन्ग बनाया गया। among the patriotic song sang was मार्शलीज। यानी कहा जाए, मैं बता दूं कि किसी भी देश की क्रांति में, उसके आंदोलन में अकेले किसी सैनिक का योगदान हो
ये कहना सही नहीं होता है। उसमें कवियों का योगदान हो, लेखक का होता है, किसानों का होता है, हर तरीके से हर लोग का कंट्रीब्यूशन होता है। तो उस कंट्रीब्यूशन में देखा जाए तो वहाँ पर जो उनके देशभक्ति सॉन्ग बना वो मार्शलीज था, तो कंपोज बाय द पोएट, जो उनके कवि थे रोगेट डी लॉ। उस रोगेट डी लॉ ने इसको कंपोज किया। इट वाज संग, सैंग से संग बना हुआ है, इट वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इसको गाया गया, संग बाय फर्स्ट टाइम, संग बाय फर्स्ट टाइम, एक मिनट, संग बाय फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स। वॉलंटियर्स मतलब सैनिक कह सकते हैं, और भी लोग, फ्रॉम मार्शलीज एज दे मार्च इनटू पेरिस। तो गांव से जितने सारे लोग सेना में भर्ती हुए थे वो आगे की ओर आए और मार्च इनटू पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी है, वहाँ पर आए, कदम से कदम मिलाते हुए, सॉन्ग को गाते हुए, यानी एक जोश और जज्बे की बात हो रही थी, कैसे बदलाव की स्थिति हो। सो गॉट इट्स नेम, द मार्शलीज इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। मार्शलीज इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। तो मार्शलीज जो सॉन्ग था, जैसे हमारे यहाँ का सॉन्ग है, राष्ट्रगान है, वैसे ही यहाँ का राष्ट्रगान उस समय जो था, मार्शलीज इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ, तो वो नेशनल राष्ट्रगान हो गया फ्रांस का। देखिए वहीं से इनकी शुरुआत हो गई। एंड द रेवोल्यूशनरी वार्स, क्रांतिकारियों का जो युद्ध छिड़ा, ब्राउट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। देखिए युद्ध कभी भी होता है किसी भी देश के लिए तो वो अच्छा नहीं होता हो, किसी भी कंट्री के लिए, और जो भी युद्ध हुए हों आपके इतिहास में, फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकेंड वर्ल्ड वार हो, या हमारा देश का ही कारगिल का युद्ध हो, या इंडिया पाकिस्तान का जो 1972 का युद्ध हो, 1965 का इंडिया चाइना का युद्ध हो, हर युद्ध में नुकसान ही हुआ है, इकोनॉमिकली हो या सोशली हो, सभी नुकसान ही हुए। तो यहाँ भी वही बता रहा है कि वाइल द मेन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, वोमेन वर लेफ्ट टू कॉप with the task of earning in a living and looking after their families। तो पुरुषों का काम था युद्ध लड़ना, महिलाओं का काम था उनकी देखभाल करना, परिवार की देखभाल करना। ये उस समय की स्थिति थी। लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, यानी सीधी सीधी बात ये समझ लीजिए कि महिलाएं सेना में नहीं उस समय शामिल थी। लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड that the revolution had to be carried further as the constitution of 1791। तो जो संविधान 1791 का gave political right, राजनीतिक अधिकार, क्या राजनीतिक अधिकार दिया भैया? gave political right only to the richer sections of society। सिर्फ और सिर्फ अमीर वर्ग के लोगों के लिए ही कुछ खास चीज़ें ये हुई, एक हिस्सा बना। तो ये जो पॉलिटिकल क्लब्स, यानी वहाँ से भी एक स्थिति अलग सी चेंज हो गई। पॉलिटिकल क्लब्स बिकम एन इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज। यानी अलग अलग छोटे छोटे राजनीतिक क्लब बन गए और जो अपने अपने मुद्दे की बात रखने के लिए उस समय जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो उसको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो गया। तो पॉलिटिकल क्लब्स बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर द पीपल हु विशेस टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन फॉर्म्स ऑफ सेक्शंस, ओन फॉर्म्स ऑफ सेक्शन, फॉर्म्स ऑफ एक्शन, सॉरी। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स, उस समय फ्रांस के क्रांति में, उस समय के समय में सबसे सक्सेसफुल क्लब की बात की जाए तो सबसे सक्सेसफुल क्लब था ये जैकोबिन क्लब, जो अभी आप आगे देख रहे हैं। डॉक्टर जैकोबिन्स जो है, जैकब्स के द्वारा, द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब्स वाज दैट ऑफ द जैकोबिन विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस। तो फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है, वहाँ के जो सेंट थे, साधु थे, उनका नाम था जैकब, और उन्होंने इस क्लब का गठन किया था। इस क्लब में एक अलग पहचान मिली हुई थी कि वुमेन टू
who had been active throughout this period. महिलाएं भी इस क्लब में काफ़ी एक्टिव मोड में थी and formed their own clubs. उन्होंने भी देखा कि भाई हमें भी क्लब बनानी चाहिए, और सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट देयर एक्टिविटीज़ एंड डिमांड. तो ये एक नई चीज़ जो आपको देखने के लिए मिला इस सेक्शन में. सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि डिमांड के साथ साथ बदलाव. द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग्ड मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी. प्रॉस्परस का मतलब संभ्रांत अच्छे परिवार के लोग थे इस जैकोबिन क्लब से, वही जुड़ रहे थे. समझने की बात है जो समझते हैं. दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, इसमें छोटे छोटे दुकानदार, आर्टिसंस सच एज शू मेकर्स, जूते बनाने वाला, पेस्ट्री केक बनाने वाला, केक बनाने वाला, ब्रेड बनाने वाला, बिस्किट बनाने वाला, वॉच मेकर्स घड़ी बनाने वाला, प्रिंटर्स बनाने वाला, एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स भी इसमें शामिल हुए. तो कहीं ना कहीं बिजनेस से कनेक्ट किए हुए लोग ज़्यादा इसमें शामिल हुए. एंड देयर लीडर्स वाज मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्सफेयर, और इनके जो नेता बने उनका नाम था, ये ध्यान लिखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है. देयर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्सफेयर. A large group among the Jacobin decided to start wearing long stripe. तो लोगों ने क्या सोचा कि कैसे हमारी एक अलग पहचान मिले, क्योंकि देखिए समाज में आप कुछ अलग कर रहे हैं तो ड्रेस एंड एड्रेस ये दोनों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. जैसे आप किसी स्कूल से जुड़े हुए होते हैं तो उस स्कूल की जो यूनिफॉर्म होती है वो आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है. वैसे ही यहाँ इन लोगों ने भी ऐसी सोचा कि भैया हमारा अपना एक ड्रेस कोड हो जिससे कि पता चल जाए कि अच्छा ये जैकोबिन क्लब के मेंबर्स हैं. तो इससे जो चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे, लोगों को यूनिटी होगी, जुड़ाव होगा, अपने क्लब के प्रति कनेक्शन होगा. उस कपड़े से ही जान जाएंगे कि अच्छा कोई परेशानी है, हेल्प करने की ज़रूरत है, तो सभी लोग इकट्ठा हो जाएंगे. तो जैकोबिन डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्राइप trousers similar to those worn by dock workers. So this was to set themselves apart from fashionable sections of society. थोड़ा सा आवाज़ आपको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा बैकग्राउंड में, क्योंकि हम यहाँ पास में ही जहाँ पर मेरा स्टूडियो है, कंप्यूटर सेंटर प्लस जो मेरा आरके स्टूडियो है, इस स्टूडियो में के पास में ही एक मैरिज सेरेमनी अभी आज अरेंज है, इसलिए ये साउंड तो आएगी ही. सो स्पेशली जो नोबेल हु आर नीज ब्रीचेस, तो ये कपड़े के बारे में बताया जा रहा है कि ये उनका जो नीचे तक होता था, ये पतला ऐसे देखिए स्ट्राइप, ये लाइन वाला ऐसे पहने हुए रहते थे लोग. दूसरी चीज़ आप दोनों को देख रहे हैं, महिला और पुरुष को दोनों देख रहे हैं. यहाँ पर एक न्यू कीवर्ड है, इसको भी समझने की ज़रूरत है. उसका नाम है कॉन्वेंट, मतलब बिल्डिंग बिलोंगिंग टू कम्युनिटी. बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग, ऐसा घर जिसमें मैक्सिमम लोग रहते हैं. बिल्डिंग बिलोंगिंग टू कम्युनिटी डिवोटेड टू अ रिलीजियस लाइफ. रिलीजियस लाइफ, आप इसको चर्च को बोल सकते हैं, आप टेम्पल को मंदिर को बोल सकते हैं, आप गुरुद्वारा को बोल सकते हैं. तो ये इस तरह से उस समय की चीज़ें थी. और ये देखिए, ये फिगर नंबर 10 को देखिए, जो नैनी वैलिन लिबर्टी है. दिस इज़ वन ऑफ द रेयर पेंटिंग्स बाय वुमेन आर्टिस्ट. द रेवोल्यूशनरी इवेंट्स मेड बाय इट पॉसिबल फॉर वुमेन टू ट्रेन विथ एस्टैब्लिश्ड पेंटर्स एंड टू एग्जिबिट their work in the saloon, which was an exhibition held every 2 years. The painting is a female allegory of liberty, that is the female from symbolize the idea of freedom. तो ये एक अच्छा आपको सोच है कि कैसे लोगों की बदलाव हुई. It was a way of proclaiming the end of the power wielded by the wearers of new breeches. तो जो पहनने का जो कपड़े का तरीका था, एक अलग बदलाव सोच के साथ कि भैया हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल अलग हो. दीज जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज द शैंस क्लटेट्स, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस. सैन क्लटेट्स मेन वर इन एडिशन द रेड कैप दैट सिम्बोलाइज लिबर्टी. वुमेन however were not allowed to do
शो, नॉट अलाउड टू डू शो। अब आगे देखिए, आप आगे समझ सकते हैं कि इन द समर ऑफ 1792, गर्मी का दिन था 1792 में, द जैकोबिन्स प्लान्ड एंड insurrections of a large number of Persians who were angered by the short supplies and high price of food। तो काफ़ी लोग जो पर्शियन के लोग थे उनको भोजन सही नहीं पहुंच पा रहा था, शॉर्टेज ऑफ द फूड एंड उस भोजन की जो कीमत थी वो ज़्यादा होने के कारण काफ़ी गुस्से में लोग थे। तो 1791 से लेकर के 1790, 91, 92 ये फ्रांस के लिए काफ़ी टसल वाला समय था। टसल का मतलब होता है काफ़ी रिग्रेशन रहा। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 अगस्त की सुबह की समय था, दे स्टॉर्म द प्लेस ऑफ द ट्यूलरीज, मैस्कर्ड द किंग गार्ड। राजा का जो दरबारी, जो राजा का गार्ड था, रंगरक्षक जिसको कहते हैं हम लोग, हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स। लैटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। तो जो इस स्थिति बनी हुई थी और जो मोनार्च सिस्टम को ख़त्म करके जो धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम्स में आया राजा को रहते हुए, और जो स्थिति बनने के बाद लोगों ने कहा भैया ये तो राजा बहुत गलत कर रहे हैं, तो इनको रॉयल फैमिली और उनके राजा के साथ साथ इन लोगों को जेल की सज़ा सुना दी गई। इलेक्शन चुनाव हुआ एंड फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मेन 21 ईयर्स एंड अबव, 21 साल से लेकर के ऊपर तक के लोग रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट राइट टू वोट। और मैंने पहले ही बताया था पार्ट 1 में कि वोट देने के अधिकारी वही लोग रहेंगे जो एक्टिव मेंबर्स हैं, जो टैक्स देते हैं राजा को। तो दे न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशंस। तो ये उन्होंने बदल दिया उस समय की जिस स्थिति के अनुसार। वो 25 ईयर्स थे, ये 21 साल के हो गए। 21 साल वोटिंग का राइट दे दिया यहाँ पर। 1792 की बात देख लीजिए। तो और इसका असेंबली का भी नाम बदल दिया, इसका नाम अभी कन्वेंशंस कर दिया गया। ये देखिए, ये भी समझने की बात है। और उसके बाद ऑन 21 सितंबर 1792 इट एबॉलिश द मोनार्ची, और पूरी तरह से मोनार्च को ख़त्म कर दिया, राजा का शासन नहीं रहा, एंड डिक्लेयर फ्रांस एज अ रिपब्लिक। तो आप ये कह सकते हैं कि 21 सितंबर 1792 को फिर से फ्रांस जो है गणराज्य घोषित हो गया, जनता की शासन आ गई। एज यू नो, अ रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार का जो मेन मुखिया हो उसको चुनना, उसको चुन करके आगे बढ़ना। तो देयर इज़ नो हेरिडेटरी मोनार्ची। तो यानी अब जो वंशावली थी कि जो लुई 16 के पहले 15, 14 ऐसे चलेंगे, तो 16 के बाद 17 आएंगे। लुइस का जो फैमिली था, जो डायनेस्टी थी, जो वंश था, वो कौन सा था मैंने पहले भी बताया था, एक बार रिकैप कर लीजिए। तो लुई 16 का जो फैमिली है, उस फैमिली जो है बर्बन फैमिली, बर्बन डायनेस्टी है। और मैं आपको बता दिया था, फिर से मैं बता रहा हूँ कि बर्बन जो डायनेस्टी को याद करने के लिए सबसे अच्छा चीज़ है, आप याद रखेंगे, बर्बन एक प्रकार का बिस्किट है, आज भी हमारे देश में अवेलेबल है। इस बिस्किट पर चीनी चिपका हुआ रहता है। तो बर्बन फैमिली, बर्बन बिस्किट राजा का ये याद रखने का तरीका है, उसके वंशज के नाम का। So there is no hereditary monarchy. So you can try and find out about some other countries that are republics and investigate when and how they become so, कैसे ये बने। तो ये एक स्थिति थी। ट्रीजन का मतलब भी समझ लीजिए साथ साथ। ट्रीजन का मतलब होता है बेट्रियल ऑफ वंस कंट्री और गवर्नमेंट, यानी एक देश की स्थिति जो है, सरकार की स्थिति बड़ी बुरी स्थिति हो जाए, भयावह स्थिति हो जाए, उसको बोलते हैं ट्रीजन्स। तो हियर इज हैविंग द लुई 16 वाज सेंटेंस टू डेथ। और देखिए इस तरह से जो शासन ख़त्म कर दिया गया, उनको उनकी सज़ा सुनाई गई, जेल में डाल दिया गया, और ट्रायल हुआ। ट्रायल जानते ही आप लोग पढ़े हुए हैं कि कोर्ट का ट्रायल होता है। और ट्रायल होने के बाद राजा को जो है ना, लुई 16 को सेंटेंस टू डेथ का मतलब मौत की सजा, ठीक है। सेंटेंस टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन,
ये जो चार्ज क्या लगाया भैया कि देश के लोगों की सरकार के साथ आपने छल किया है, हाँ, तो इसीलिए आपको मृत्यु दंड की सजा दी जाती है। ऑन 21 जनवरी 1793 ही वॉज एक्सक्यूटेड मतलब उनको फांसी दे दी गई 21 जनवरी। ये क्वेश्चन बनेगा 1 मार्क्स का, अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग इसको। ऑन 21 जनवरी 1793 ही वॉज एक्सक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस, हाँ, तो सरेआम, पब्लिकली मतलब सरेआम उनको फांसी दी गई और उस जगह का नाम था, प्लेस का नाम था डीला कॉन्कर्ड, प्लेस डीला कॉन्कर्ड। द क्वीन मैरी एंटोनिटो मेट विथ द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। और ये स्थिति एक ही नहीं रही, राजा के मृत्यु के बाद जो उनकी पत्नी थी उनके साथ भी यही स्थिति बनी, उनको भी ऐसे ही फांसी पर लटका दिया गया। ये जो समय था राजा लुई 16 का टाइम पीरियड, ये तो ख़त्म हो गया। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, इतिहास को समझने के लिए एक और बातें समझना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर कोई भी पहले से राजा हो उसको आप फांसी दे देते हो, मार देते हो या दफन कर देते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी जो प्रजा है, वो देश है, वो शांति व्यवस्था स्थापित हो जाएगी, नहीं। क्योंकि ये आप समझिए कि कितना भी खराब कंट्री में कोई भी स्थिति बनी हो, कुछ परसेंट ऐसे लोग होते हैं जो राजा के फेवर में भी रहते हैं ऐसी स्थिति के बाद भी, तो वो कुछ परसेंट लोग जो हैं वो विद्रोह कर देंगे, वो आतंक की स्थिति कर देंगे, वो कहेंगे नहीं ये तो तरीका ठीक नहीं है। ठीक है, मान लीजिए राजा ने ऐसी गलती की, सब कुछ हुआ, हम लोगों को काफ़ी परेशानी हुई, हाँ, तो वो जो अगला जो टॉपिक है आपका 3.1 द रीजन ऑफ टेरर, कि भैया आतंक की स्थिति अब क्यों बन गई। द पीरियड फ्रॉम 1793, देखिए 92 में तो टाइम खत्म हो गया, टू 1794 एक साल का जो स्थिति रहा, काफ़ी मार काट लूटपाट जो स्थिति थी। आपको मैं इससे थोड़ा सा कनेक्ट कर दूं, अपने देश की जो आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 की आज़ादी जो हमें मिली थी, उस आज़ादी में आप जितने हम लोग खुश थे उतने ही हम लोग दुखी भी थे। कैसे? क्योंकि आज़ादी मिली अंग्रेज़ों से, 100-200 साल से हमें त्रस्त थे अंग्रेज से, लेकिन आज़ादी मिलने के साथ जो एक दंश मिला हमें, एक घाव मिली, एक चोट मिला, जो 2 हिस्सों में हमारे देश का बंटने का दंश और चोट मिला, ये काफ़ी दुखद टाइम रहा होगा उन लोगों के लिए, हमारे देश के जो हमारे पूर्वज थे उनके लिए, क्योंकि हम लोग तो थे नहीं उस समय। तो वही स्थिति थी कि मैं आपको इसलिए कनेक्ट कर दिया जिसके कारण आपको इस समझ में आएगा कि भैया द रीजन ऑफ टेरर, आतंक की स्थिति कैसे बन गई। तो यही स्थिति बनती है, हमारे देश में भी वही स्थिति हुई थी। यहाँ से लोग पाकिस्तान गए, ट्रेनों में भर भर करके पाकिस्तान से इंडिया आए, इसमें बहुत सारे कत्लेआम हुए थे, मारपीट लूट हुई थी। तो यही स्थिति बनी कि द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रेफर्ड टू एज अ रीजन ऑफ द टेरर। रॉबर्ट्सफेयर, जो मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्सफेयर थे, फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सर्व कंट्रोल एंड पनिशमेंट। उन्होंने जो नीतियां अपनाई थी कि भैया कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आए उनको सजा दी जाएगी। सो ऑल दोज हु ही सा एज बीइंग एनिमीज, जो भी इस देश का शत्रु दिखेगा, समझ में आएगा, ऑफ द रिपब्लिक, एक्स नोबल्स एंड क्लर्जी हो या नोबेल परिवार से मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज हो, इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी हो, जो भी मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्सफेयर की भी पार्टी के हो, हु डिड नॉट एग्री विथ हिज मेथड्स, सो वर अरेस्टेड, उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, उनको बंद कर दिया जाएगा जेल में, एंड उनकी सजा सुनाई दी, इम्प्रिज्ड एंड देन ट्राइड टू बाय रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। तो इफ़ द कोर्ट फाउंड हिम देम गिल्टी, अगर कोर्ट लगता है कि नहीं सही में ये देश के खिलाफ काम किए हैं, देशद्रोही हैं, सो देवर गुलिंटाइन। देखिए ये आतंक की स्थिति क्या हो गई, राजा के जाने के बाद जो स्थिति कंट्रोल में नहीं हो रही थी, तो उसके लिए जो ज़्यादा दबाव बनाया गया, प्रेशर बनाया गया हम लोगों में कि शांति व्यवस्था अपनाई जाए, उसके लिए एक अलग डिसीजन लिया गया, अलग नीतियां बनाई गई। वो काफ़ी
भयावह था। अब ये गुलिंटाइन क्या है मैं आपको समझा दूं। तो गुलिंटाइन एक प्रकार का डिवाइस है, यहाँ लिखा हुआ भी है आपके बुक में, गुलिंटाइन इज अ डिवाइस कंसिस्ट ऑफ 2 पोल्स एंड अ ब्लेड, यानी 2 पोल है और बीच में ऊपर ब्लेड है, और आप एक तख्ती नीचे है, उसका सर जिसको सजा दी जाएगी उसको झुका दिया जाएगा और गर्दन के पास ब्लेड छप से गिरेगा और सर धड़ से अलग हो जाएगा। तो विद द विच अ पर्सन इज बी हेडेड, इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गुलिंटाइन हु इन्वेंटेड। तो ये डॉक्टर गुलिंटाइन थे, इन्होंने ये ऐसा सजेशन दिया था कि ये एक पनिशमेंट का बढ़िया तरीका है। ये बढ़िया तरीका मतलब कि कैसे लोगों में आतंक की स्थिति पैदा की जाए, लोगों में डर भय कैसे लाया जाए कि लोग सिर्फ और सिर्फ फ्रांस के बारे में सोचे। सो मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्सफेयर गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम शेलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। तो वेजेस को बढ़ा दिया गया, सामान को बेचने के लिए मीट एंड ब्रेड जो मुख्य भोजन था, उनको मीट एंड ब्रेड और राशन, पीजेंट वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज, और जो भी थे किसान थे उनको कहा गया भैया कि शहर में अपनी अनाज को पहुंचाइए, बेचिए एंड सेल इट एट प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, और उसका एक मूल्य तय कर दिया गया, जिसकी लड़ाई अभी हमारे देश में हो रही है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको MSP मैंने बताया भी था क्लास 10th के क्लासेस के वीडियो में आप देखे होंगे। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन। तो जो आटा की बात हो रही है यहाँ पर, द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन, कमी हो गई उसकी, मना कर दिया। ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन इक्वालिटी ब्रेड, बट ऐसे नहीं है कि सभी लोगों को पूरा मिल रहा था। अ लोफ मतलब पाव रोटी, अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट equality was also shown to be practiced through form of speech and address instead of traditional monsieur, instead of traditional। तो just a minute, the use of more expensive the loaf made of whole wheat, equality was also sought to be practiced through form of speech and address instead of traditional monsieurs मतलब sir and madam। all French men and women were henceforth citoyen and citoyenne। सिटियन और सिटियनी मतलब सभी नागरिक हैं, ये फ्रांस की भाषा में है। चर्चेज वर शट डाउन, चर्च को बंद कर दिया गया, एंड दियर चर्च का स्थिति काफ़ी ही खराब था, कि खराब की स्थिति में थी कि वो चर्च अलग से टैक्स लेते थे। तो चर्चेज वर शट डाउन एंड दियर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस, और जितने सारे वो चर्च के जो बिल्डिंग्स थे उसको बैरक बना दिया गया, यानी सेना को और लोगों को रहने के लिए बैरक्स बना दिया गया कॉमन्स, और कुछ बचे हुए जो है उसको कार्यालय ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद की मैं स्थिति बता दूं तो रॉबर्ट्सफेयर जो है परस्यूडेड हिज पॉलिसीज सो relentlessly that even his supporters began to demand modernization. Finally, he was convicted by a court in July 1794। और जो स्थिति बन रही थी कि जितने बदलाव किए थे फ्रांस के में, आधुनिकीकरण की बात कही जाए तो रॉबर्ट्सफेयर का उन्होंने किया, लेकिन उनको भी जो है सज़ा मिली, और फाइनली ही वाज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794 एंड उनको अभी अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट एंड ऑन द नेक्स्ट डे जो है सेंड टू द गुलिंटाइन, अगले दिन उनको भी गुलिंटाइन कर दिया गया। तो देखिए स्थिति बहुत ही भयावह थी। मैं बता दूं आपको कि इस स्थिति में कोई बचने वाला नहीं था। सबसे ख़राब स्थिति ये थी कि कोई बच नहीं पा रहा था, जो सज़ा जो नियम और कानून जो बना रहा था वो भी इसके साथ साथ ये स्थिति बनी हुई थी। ये आप देख सकते हैं जो स्थिति मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये फिगर है क्या। तो ये फिगर आप देख लीजिए ध्यान से, फिगर को समझने की ज़रूरत है। दिस फिगर इज़ हैविंग फॉर स्पेशल ओकेजन द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू मोबिलाइज
mobilize the loyalty of its subject through various means. One of them was the staging of festival like this one. Symbols from civilization of ancient Greece and Rome were used to convey the aura of the hallowed history. The pavilion on the raised platform in the middle, carried by the classical columns, was made of the. तो ये स्थिति देख रहे हैं कि लोग कैसे मिलते जुलते थे, एक बहुत बड़ा जगह था यहाँ पर। अगला आप समझ सकते हैं कि नया जो है डायरेक्टरी रूल्स, फ्रांस में एक फिर से कानून बना, उसका नाम था डायरेक्टरी रूल्स। अब ये डायरेक्टरी रूल्स क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट, यानी जैसे ही जैकोबिन सरकार का खात्मा हुआ उसके बाद फिर से नियम में बदलाव आए। यानी देखिए, आप समझने की बात यह है कि जब जब कुछ भी स्थिति चेंजेस, लोग कुछ नए आएंगे, जुड़ेंगे, तो चेंजेस तो होगा, बदलाव तो होगा। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर। तो जैकोबिन क्लब के सरकार गिरने के बाद जो धनी मनी जो मिडिल क्लास थे उनकी सब ताकत कमज़ोर हो गई। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस, तो एक फिर से नया संविधान बनने की तैयारी हुई। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रोप्राइट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। नॉन प्रोप्राइट सेक्शन ऑफ सोसाइटी का मतलब हो गया कि जो भी ज़मीन जायदाद का जो अधिकार के लिए जो कानून बनेगा वो अलग सेक्शंस की स्थिति बनेगी। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो 2 काउंसिल का गठन किया गया। दिस देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स, और इसमें एज ए एग्जीक्यूटिव, एज ए अधिकारी 5 सदस्य बनाए गए। दिस वाज मींट एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द concentration of power in a one-man executive as under the Jacobins. However, the directors often clashed with the legislative council, who then sought to dismiss them the political instability. तो ये स्थिति जो बदलाव हो रही थी, इसमें राजनीतिक उथल पुथल, अस्थिरता तो होना ही था। देखिए, समय समय पर राजा आए, उनको सजा दी गई, फिर उनके जाने के बाद जो नए राजा बने वो कानून में बदलाव किए। तो कहीं ना कहीं जो डायरेक्टरी शासन बन रहा था, तो एक नए शासक का उदय हो रहा था, जन्म हो रहा था। द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर्स। तो ये एक नए जो शासक था, आर्मी का शासक, उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, उनका उदय हुआ। सो थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने सभी समान हैं, एंड ऑफ फ्रैटर्निटी रिमेन्ड इंस्पायरिंग आइडियल्स, यानी भाईचारा जो है सॉरी fraternity remained inspiring ideals that motivated political movements in France and the rest of Europe during the following century। तो ये स्थिति जो बनी हुई थी कि कैसे धीरे धीरे फ्रांस को एक शासन से नई शासन की ओर ले जाया जाए, और इस स्थिति में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को शासक घोषित कर दिया। और अगला जो पॉइंट आप देख रहे हैं, दिस द डिड वोमेन हैव अ रेवोल्यूशन, कि क्या महिलाओं ने क्रांति किया था, डिड वुमेन हैव अ रिवोल्यूशन। तो ये स्थिति में मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, आप ये फिगर से भी देख सकते हैं कि पर्शियन वुमेन ऑन देयर वे टू वर्सलीज। दिस प्रिंट इज वन ऑफ द मेनी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इवेंट ऑफ 5 अक्टूबर 1789 का है। इसमें महिलाएं भी खड़ी है। व्हेन वुमेन मार्च टू द वर्सलीज and brought the king back with them of Paris। तो जिस तरह से राजा को लोगों ने भगाने का कोशिश किया, देख रहे राजा का ही फिगर है, वो राजा फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, वहाँ किस तरह से रिटर्न हो रहे हैं। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरुआत की बात है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द इवेंट
शुरू में महिलाएं काफ़ी जोशो खरोश के साथ उसमें शामिल हुई, विच ब्राउट अबाउट सो मेनी इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन फ्रेंच सोसाइटी। और इसमें फ्रांस में बहुत बदलाव हुए, धीरे धीरे बहुत बदलाव हुए। सो दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रिवोल्यूशनरीज। और एक बात आप यहाँ समझने की ज़रूरत है, जो आप लोग समझ लीजिए कि किसी भी संस्था हो, उस संस्था में महिला का अगर जुड़ाव हो जाता है, उस संस्था में जान आ जाती है, उस संस्था की बदलाव बहुत तेज़ी से हो जाती है। ये यहाँ भी देखने के लिए मिला, जब तक महिलाएं, और अपने ही देश की बात मान लीजिए आप, कि मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया है, सिखाया है, समझाया है, और जो भी नए व्यूअर्स हैं वो भी आप सुन लें, समझ लें कि आज के ज़माने में जब तक हमारे देश की पूर्णतः महिलाएं हर फील्ड में कंधे से कंधा मिला करके नहीं रहेंगी, तो वो कंट्री, वो देश डेवलप होने में काफ़ी समय लगेगा। क्योंकि हमारे देश का एक खास जो वर्ग है, वो महिला वर्ग, वो अगर अनटचेबल हो जाता है डेवलपमेंट के से, अपनी पार्टिसिपेशन से, अपनी स्किल से, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है। यहाँ भी वही हुई थे, होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रेवोल्यूशनरीज गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस measures to improve their lives. Most women of the third state had to work for living. आपको याद होगा कि फ्रांस की जो बटा हुआ जो स्थिति थी, समाज था, नोबलिटी, क्लर्जी और थर्ड स्टेट, जिसमें कि सबसे निचले तबके के जो थर्ड स्टेट आते थे, जिसमें भूमिहीन किसान से लेकर के और भी अलग अलग प्रकार के बिजनेस में जो इन्वॉल्व थे, उनकी वही महिलाएं इसमें हिस्सा ली। The most women of the third state had to work for living. They worked as a seamstress or laundress, sold flowers. तो कहने का मतलब है कि कपड़े का काम हो गया, आयरन करना हो, फूल बेचना हो, फ्रूट्स हो गया, फल बेचना हो, सब्जियां बेचनी हो मार्केट में, तो ये सारा चीज़ जो है अवेलेबल महिलाओं के द्वारा भी इसमें भागीदारी हो गई। और वुमेन एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन द हाउस ऑफ prosperous people. Most women did not have access to education. Most women did not have access to education or job training. Only daughters of nobles, अच्छे परिवार की जो बच्चियां थी, लड़कियां थी, और वेल्दियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट ए कॉन्वेंट, वही जाती थी कॉन्वेंट में पढ़ने के लिए, यानी अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए। आफ्टर विच दियर फैमिलीज अरेंजमेंट अ मैरिज फॉर देम। तो स्थिति ऐसी थी कि मतलब ये पहले की स्थिति बताया जा रहा था कि लोग बहुत कम पढ़ने जाते थे स्कूल में, कॉलेज में, सिर्फ उनको शादी कर दिया जाता था, शादी के लिए ही। और उसके बाद जो थी वर्किंग वुमेन हैड आल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज। सो दैट इज कुक, फेच वाटर, क्यू अप फॉर ब्रेड एंड। तो ये स्थिति बनी हुई थी कि भाई उनका जीवन ऐसा ही है, ब्रेड, लुक आफ्टर द चिल्ड्रेन, बच्चों को देखना, खाना खिलाना, ब्रेड बनाना, देयर वेजेस वर लोअर दैन दोज ऑफ मेन। तो ये स्थिति जैसे जैसे बदलाव की स्थिति जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हुई उस समय। तो महिलाओं की पार्टिसिपेशन तो शुरुआत हो गई नेपोलियन के टाइम में, लेकिन उनको उतना वेजेस उनको नहीं मिलता था, उसकी मजदूरी नहीं मिलती थी, क्योंकि उतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी लोगों को सोशली और जो फिजिकली देखा जाए तो महिलाओं को कमज़ोर ऐसा मानते थे लोग, बट ऐसी बात है नहीं। इन ऑर्डर टू डिस्कस द एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर। देखिए बदलाव इसी को कहा जाता है, धीरे धीरे कैसे कैसे बदलाव आपको पता चला। अब अपने राजनीतिक दल बना लिए उन लोगों ने, अपना क्लब बना लिया, न्यूज़पेपर अपना निकालने लगे। About 60 women's clubs came up in different French cities. 60 महिलाएं क्लब बनी फ्रांस के अलग अलग शहरों में। not only the Paris, the Society of Revolutionary and Republican Women। तो जो क्रांतिकारी समाज था, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी
एंड रिपब्लिकन वुमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। इसमें जो भी जो महिलाएं थी जो सबसे पहले आगे आई, वन ऑफ देयर मेन डिमांड, सबसे मुख्य डिमांड क्या था वहाँ पर, वन ऑफ देयर मेन डिमांड वाज दैट वुमेन इंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मेन। यानी कि जो महिलाओं का जो अधिकार है वो पुरुषों के बराबर होना चाहिए। जो अधिकार पुरुषों को मिल रहा है वही महिलाओं को भी मिलना चाहिए। वुमेन वर डिसअपॉइंटेड, महिलाएं दुखी थी, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन 1791 का जो संविधान था उससे खुश नहीं थी लोग, क्योंकि महिलाओं को बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया था। रिड्यूस देम टू द पैसिव सिटीजन, दे डिमांडेड द राइट टू वोट। वो लोग कहते मुझे भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, टू बी इलेक्टेड द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिसेस। तो इसके लिए उन्होंने समझा कि भैया जब तक हम लोग अपना एक पार्टी या ऑफिस, कार्यालय या संगठन नहीं बनाते हैं तब तक हम लोगों को राइट नहीं मिलेगा। सो only then they felt would their interest to represented in the new government in the early years। शुरुआत में the revolutionary government did introduce laws that helped improve the lives of women। धीरे धीरे जो महिलाओं की जो रहने सहने की जो स्थिति थी सुधरने लगी। एंड टुगेदर विद द creation of a state school, schooling was made compulsory for all girls। और जो पढ़ाई था लड़कियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। and their father could no longer force them into marriage against their will। यानी जो पिता थे, बच्ची के जो पिता होंगे बेटी के, वो बहुत जल्दी उनको शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगे कि भाई शादी कर लो, पहले से ही ऐसा होता आया है। तो नहीं, सीधा बात है कि मैरिज वॉज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इंटर इनटू फेयरली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। और शादी को बना दिया भैया कि शादी जो होगी एक आराम से फ्रीली अपने किसी से कोई भी शादी कॉन्ट्रैक्ट के तहत कर सकता है, कोई दबाव नहीं रहेगा लड़की पक्ष के लड़का पक्ष के परिवार वालों का। तो डिवोर्स वाज मेड लीगल, और जो कानूनी जो तलाक जो है उसको कानूनी रूप दे दिया गया कि अगर परिवार में बनता नहीं हो तो वो डिवोर्स दे सकता है, एक दूसरे को छोड़ सकता है। एंड कुड बी अपील्ड फॉर बाय बोथ वुमेन एंड मेन। सबसे बड़ी बात हो गई कि सिर्फ डिवोर्स के लिए पुरुष ही नहीं, महिला को भी वो अधिकार था कि वो भी चाहे तो डिवोर्स पुरुष को दे सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति थी। उतने 200 साल पहले की बात हो रही है। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, और धीरे धीरे अब महिलाएं भी नौकरी के लिए प्रशिक्षित होने लगी। एंड दे कुड बिकम आर्टिस्ट और रन सम स्मॉल बिजनेस। तो धीरे धीरे अलग अलग एरिया में स्किल्स में लोगों का सीखने लगी, कुछ स्टार्ट करने लगी, और लोग बिजनेस में भी महिलाएं आ गई। सो वुमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यू ड्यूरिंग द रीजन ऑफ टेरर। यानी कहने का मतलब है कि महिलाओं का जो संघर्ष था, वुमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स जो था, समान राजनीतिक अधिकार का, वो उसी समय से था जब टेरर गुलिंटाइन के टाइम से ही डिमांड हो रही थी। द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन क्लब्स एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। तो फिर से नई एक सरकार बनी और वो भी चाह रहे थे कि नहीं ये सही नहीं है, अपने अपने जो पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाए हुए महिलाएं इसको बंद करें। मेनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड एंड अ नंबर ऑफ देम एक्सिक्यूटेड। बहुत लोगों को जेल में डाल दिया गया, बहुत लोग की हत्या कर दी गई। यानी देखिए एक कैसे स्थिति बदला। एक अच्छा टाइम पीरियड आने के बाद फिर से चेंजेस आ गए। वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मैंने पहले भी बोला था कि दो चीज़ जो है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार और महिलाओं को पुरुषों के समान मजदूरी मिले, इसके लिए थोड़ा सा समय नहीं है। देखिए बुक बता रहा है आपको 200 साल, 200 years in many countries of the world. The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement
और जो ये आंदोलन पूरे दुनिया में चला उसका नाम दिया गया इंटरनेशनल सफरेज आंदोलन, सफरेज मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी की शुरुआत 19वीं शताब्दी की अंत की बात हो रही है, तब तक ये चलता रहा। द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वुमेन during the revolutionary years was kept alive as an inspiring memory. It was finally in 1946 और जब 1946 की बात है, that women in France won the right to vote। ये एक नंबर का क्वेश्चन बन रहा है भाई, आप ध्यान देने की ज़रूरत है। तो 1946 में फ्रांस में अंत में महिलाओं को वोट देने का, अपने मताधिकार का अधिकार मिल गया। और इस तरह से इस पॉइंट को समझते हुए हम लोग आगे देखेंगे कि द लाइफ ऑफ रेवोल्यूशनरी वुमेन ओलंपी डी गॉस का जो टाइम पीरियड रहा है, ये टाइम पीरियड जो कब से कब तक का है, तो इसको समझने की ज़रूरत है। 1748 से 1793 का टाइम पीरियड रहा। इनका काफ़ी आंदोलन में भाग लिया उन्होंने। और सम ऑफ द बेसिक राइट्स सेट फोर्थ इन ओलंपी डी गॉस रेगुलेशन। तो ये जो कुछ राइट्स से अधिकार थे इन्होंने जो सेट किए थे। वोमेन इज़ बॉर्न फ्री एंड रिमेन्स इक्वल टू मैन इन राइट्स। तो महिलाएं जो थी, ये नहीं होगा कि जन्म जिसमें लिया, जिस घर में जैसा लिया उसके अनुसार उनको ऐसा प्रताड़ित किया जाएगा, तो वो नहीं रहेंगी। महिलाएं भी बॉर्न फ्री एंड रिमेन इक्वल टू मैन इन राइट्स। द गोल ऑफ ऑल पॉलिटिकल एसोसिएशन, जितने सारे राजनीतिक जो संस्थाएं हैं, इज़ द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल राइट्स ऑफ वुमेन एंड मैन। किस तरह से महिला और पुरुष के जो उनके अधिकार हो की रक्षा की जाए। दीज राइट्स आर लिबर्टी। तो उनके अधिकार क्या है? लिबर्टी आज़ादी, प्रॉपर्टी की अधिकार मतलब ज़मीन जायदाद का अधिकार, सिक्योरिटी हो, सुरक्षा हो, एंड अबव ऑल रेसिस्टेंस टू ऑपरेशन, उनको सताया ना जाए। द सोर्स ऑफ ऑल सोवर्निटी रिसाइड्स इन द नेशन विच इज़ नथिंग बट द यूनियन ऑफ वुमेन एंड मैन। द लॉ शुड बी एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विल। जो कानून हो एक सभी लोगों के लिए आम हो, कि नहीं एक कुछ खास लोगों के लिए कानून है, कुछ और बाकी लोगों के लिए नहीं है, तो ऐसा नहीं हो। ऑल फीमेल एंड मेल सिटीजन्स शुड हैव अ से। जितने सारे महिला और पुरुष जो नागरिक हैं शुड हैव अ से आइदर पर्सनली और बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन इट्स फॉर्मुलेशन। सो इट शुड बी द सेम फॉर ऑल। मतलब कहने का यह है कि मिलजुल करके ये कानून बने। इट शुड बी सेम फॉर ऑल फीमेल एंड मेल सिटीजन्स आर इक्वली इंटाइटल टू ऑल ऑनर। जितने आपको सम्मान मिल रहा है सबको समान अधिकार है। एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू दियर एबिलिटीज एंड विदाउट एनी अदर डिस्टिंक्शन दैट ऑफ दियर टैलेंट। नो वुमेन इज एन एक्सेप्शन। शी इज accused, arrested and detained in the cases determined by the law। यानी कोई भी महिला को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उनको परेशान नहीं किया जाएगा। वुमेन लाइक मेन ओबे दिस रिगरस लॉ। तो ये महिलाएं पुरुष इस कानून को सभी लोग मिलजुल करके मानेंगे। और इसके नेक्स्ट पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट जो है आपका, ये समझने की ज़रूरत है आपको। द एवोल्यूशन ऑफ स्लैवरी। और स्लैवरी का मतलब मैं आपको समझा दूँ। स्लैब मतलब होता है दास, दासी, दास जो भी हो गया, और स्लैवरी मतलब दासी प्रथा। यानी जो उस समय जो दास प्रथा थी, यानी बॉन्डेड लेबर आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिन रिजिम। तो जैकोबिन टाइम का सबसे चेंजिंग से बहुत तेज़ी से बदलने वाला जो क्रांति था, वाज एबोलिशन ऑफ स्लैवरी in the French colonies, the colonies in the Caribbean, Martinique, Guadeloupe and San Domingo were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. But the reluctance of Europeans to go
and work in distant and unfamiliar lands meant a shortage of labor on the plantation. So this was made by a triangular slave trade between Europe, Asia and America. तो उस समय जो ये हिस्सा भी आपको समझने की ज़रूरत है कि जो दास प्रथा था यानी कैसे शुरुआत हुई होगी। तो दास प्रथा की शुरुआत जो हुई राजा के काल में, जो मोनार्क सिस्टम था उसमें हुआ कि राजा अपने खजाने से कुछ एक मदद कर देते थे लोगों को, और वो जानते थे कि ये लोग रिटर्न नहीं कर पाएंगे, ये तो हमारे यहाँ काम करेंगे ही, इनके साथ साथ इनके बच्चे भी हमारे यहाँ एक आने वाले ऑटोमेटिकली काम करेंगे। और काम में क्या है कि देखिए, एक अकेले राजा का ही नहीं था, वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर बड़े बड़े लोग जो थे, वो तंबाकू की हो, नील की खेती हो, चीनी की खेती हो, कॉफ़ी हो, शुगर कैन मतलब, बट द रिलक्टेंट ऑफ यूरोपियंस टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंट। तो ये ऐसी स्थिति बनी कि यूरोप हो या अफ्रीका हो या अमेरिका हो, तीनों कॉन्टिनेंट में लेबरों की सप्लाई एंड डिमांड, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसको बोलते हैं, वो शुरू हो गया उस समय। द स्लैब ट्रेड बिगैन, और स्लैब जो है, दास जो है, एक व्यवसाय का रूप ले लिया कि यहाँ से इस देश से बेच लोग कुछ वहाँ बेचे जाएंगे, वहाँ से वहाँ बेचे जाएंगे। द स्लैब ट्रेड बिगैन इन द 17th सेंचुरी से ये शुरू हो गया था। एंड फ्रेंच मर्चेंट्स, फ्रांस का जो बिजनेसमैन है, फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बॉर्डेक्स और Nantes to the African coast, where they bought slabs from local chieftains, branded and shackled. The slabs were packed. The slabs were from local packed tightly into ship for the 3-month long। तो देखिए कैसे लोगों को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ले जाते थे लोग, जहाज़ के रास्ते से, दूसरा कोई तो रास्ता था नहीं, तो जहाज़ के माध्यम से लोग बोरी जैसे पैक होता है उस तरह से उसमें लोगों को भरा जाता था, और वो 2-2 महीने 3-3 महीने जहाज़ में चलते रहते थे इसी तरह से पैक होकर के। एंड द अटलांटिक टू द कैरेबियन, दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लैव, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण, यानी दास जो था उनका जो शोषण किया गया पूरी तरह से। लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोप। और इस स्थिति में जैसे जैसे यूरोप में औद्योगिकरण शुरू हुआ तो काफ़ी ज़्यादा मांग होने लगी यूरोप के बाज़ार में चीनी के लिए, कॉफ़ी के लिए, नील के लिए। पोर्ट्स सिटीज़ लाइक बॉर्डेक्स एंड Nantes owned their economic prosperity to the flourishing slave trade। तो ये स्थिति बनी कि भैया जो दास प्रथा थी और लोगों को जो खरीदना और बेचने की जो ये प्रथा चली, ये काफ़ी फलीभूत हुई क्योंकि काफ़ी देशों में इसकी डिमांड थी। सो थ्रू आउट द 18th सेंचुरी, पूरा अगर 18वीं शताब्दी की बात किया जाए, सो देयर वाज लिटिल क्रिटिसाइज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। तो फ्रांस में एक बहुत बड़ा तकबा था जो लोगों ने इस तरह से दास प्रथा को बढ़ावा दिया। द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज। तो बट इट डिड नॉट पास एनी लॉज। तो कानून तो नहीं बना। फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम द बिजनेसमैन whose incomes depends on the slave trade, it was finally the convention which in 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possessions. So this however turned out to be a short term measures। फिर 10 साल बाद 10 years later Napoleon reintroduced slavery
तो ये ख़त्म हुआ और फिर से नेपोलियन बोनापार्ट ने दास प्रथा को फिर से स्टार्ट किया, स्लेवरी सिस्टम्स को री इंट्रोड्यूस। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी एंड प्लांटेशन ओनर अंडरस्टूड दियर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू इंस्लैब्स अफ्रीकन नेग्रोज। नेग्रो एक प्रकार की अफ्रीका में जाति होती है, काफ़ी काले और लंबे लोग होते हैं, काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, बट काफ़ी गरीब थे उस समय की बात मैं बता रहा हूँ। तो उनको ज़्यादा इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया गया अफ्रीका के लोगों को इन परस्यूट टू दियर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। स्लेवरी वाज फाइनली एबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। तो दास प्रथा जो थी वो 1848 में फ्रांस के अलग अलग हिस्सों में से ख़त्म हुआ। एक लंबा टाइम लगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि निग्रोज किसको बोलते हैं, तो निग्रोज का मतलब वहाँ दिया हुआ है आपको न्यू कीवर्ड में, अ टर्म यूज्ड फॉर द इंडिजिनस पीपल ऑफ अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा। इट इज़ अ derogatory term not in common use any longer। इमेंसिपेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ फ्रीइंग, यानी आप फ्री है एक्टिंग करने के लिए। एंड द लास्ट पार्ट हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर 1 9th क्लास हिस्ट्री का, द रिवॉल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ जो था। तो कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लॉथ पीपल वियर। क्या राजनीति जो है लोगों को कपड़े को पहनावा जो है वो बदल देता है। द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स द रीड। द ईयर फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस, 1789 का जो साल रहा फ्रांस के लिए, सब मेनी सच चेंजेस, बहुत बदलाव देखे फ्रांस ने इन द लिव्स ऑफ मेन एंड वोमेन, दोनों एंड बच्चों एंड चिल्ड्रन में। द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अपॉन देमसेल्फ टू पास लॉज द वुड ट्रांसलेट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी। कैसे आज़ादी को उसकी सोच को, उसकी आइडियल्स को बढ़ाया जाए, एंड इक्वलिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिस, और हर दिन हर लोगों के लिए समान हो, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा मैटर कर रहा था। सो द वन इम्पॉर्टेंट लॉज, एक और नई कानून की ज़रूरत थी यहाँ पर। वन इम्पॉर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल इन द समर ऑफ 1789 वाज एबॉलिश्ड ऑफ सेंसरशिप। तो आपको याद होगा ब्रीफली जब हम लोग पार्ट 1 स्टार्ट किए थे तो उसमें ही बताया गया था कि जो बेस्टाइल में एक जो अफवाह हुई, बेस्टाइल इन द समर 1789 वाज एबॉलिश द सेंसरशिप इन द ओल्ड रिजिम। पुराने जो टाइम पीरियड था इन द ओल्ड रिजिम, ऑल रिटेन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, plays could be punished or published or performed only after they had been approved by the censors of the king। अब मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बात समझा दूँ, सेंसर किसको बोलते हैं। तो सेंसर का मतलब होता है चेंजिंग होना है, कटिंग होना है। इससे समझने के लिए आपको फिल्म इंडस्ट्री को मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यानी देखिए हमारे यहाँ जो फिल्म टेलीविज़न ऑफ इंडिया जो FTI है, फिल्म टेलीविज़न एंड इंडिया जो है, उसका जो संगठन है, उसकी संस्था है, उसके अनुसार जो भी फिल्में हमारे देश में बॉलीवुड में बनती है वो फिल्मों को जो FTI है और लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो देखते हैं। उसको देखने के बाद उनको लगता है कि इसमें कोई अभद्रता नहीं है। अगर लगता है कि है तो उस पार्ट को वो लोग बोलते हैं कि भाई इस हिस्से को हटा दीजिए आप, दैट इज कॉल्ड द सेंसर्ड पार्ट हो गया है। तो यहाँ भी वही चीज़ था कि राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी अ नेचुरल राइट। न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट,
न्यूज़पेपर, पैम्फलेट। तो ये स्थिति जो बन रही थी कि दे ऑल डिजायर्ड एंड डिस्कस्ड द इवेंट एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। तो फ्रांस में जैसे जैसे बदलाव आ रहे थे, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, तो धीरे धीरे जो छापाखाना था, जो लोगों की बातें छप के प्रिंट होकर के आए और लोग उसको सुने समझे, उसको स्टार्टअप दे दिया गया। द फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मीन्ट दैट opposing views of events could be expressed. Each side sought to convince the others of its position through the medium of print. Plays, songs and festive processions attract a large number of people. यानी कहने का मतलब ये है, मैंने बीच में भी बताया था कि जो नाटक था, संगीत है, अलग अलग जो फेस्टिव सीजन्स लोगों आए उसमें गाना बजाना, यानी कहीं ना कहीं लोगों में बदलाव को के लिए ये सभी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेवार हैं। तो दिस वाज वन वे दे कुड ग्रैस्प एंड आइडेंटिफाई विथ आइडियाज सच एज लिबर्टी और जस्टिस दैट पॉलिटिकल फिलोसफर्स वर रोट अबाउट एट लेंथ इन टेक्स्ट which only a handful of educated people could read। तो ये स्थिति बनी और आप देख सकते हैं फिगर नंबर 15 को कि द पैट्रियोटिक फेथ रिड्यूसिंग प्रेस। तो ये 1790 की बात है और ये देखिए ये कैसे लोग जश्न मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। इससे फिगर नंबर 16 में है मराठ एड्रेसिंग द पीपल, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। दिस इज़ अ पेंटिंग बाय लुइस लेपियोर्ड बॉली के द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई थी। और ये यहाँ बताने की कोशिश हो रही है कि ये जो टाइम पीरियड है, तो जो नेपोलियन का जो टाइम पीरियड, अब मैं अब कंक्लूजन में आपको लास्ट इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसको समझने की ज़रूरत है आपको कि नेपोलियन का टाइम पीरियड क्या था और उसमें क्या क्या उन्होंने सुधार किया, कैसे उनका खात्मा हुआ, ये हम लोग अभी देखेंगे। तो इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। 1804 में अपने आप को फ्रांस का शासक घोषित कर दिया। ही सेट आउट टू कन्क्यूर नेबरिंग फ्रेंड यूरोपियन कंट्रीज, जो आसपास के जो पड़ोसी जो देश थे, एंड डिस्पोजिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वर वेयर ही प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। और नेपोलियन अपने आप को इस तरह से दिखाया कि हम यूरोप में जो फ्रांस है उसकी किस तरह से उसकी आधुनिकीकरण करेंगे और बदल देंगे, इस तेज़ी से उन्होंने चेंजेस किया। ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी लॉज, उसने बहुत सारे कानून बनाए, सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कैसे लोगों की अपनी संपत्ति है जो उन्हीं की रह जाए उसके रक्षा हो। एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ उन्होंने गठन किया। वेट्स एंड मेजर्स, एक समान पूरे फ्रांस में एक वजन हो, एक वेट को नापने के लिए एक ही मेजरमेंट की इकाई हो। तो ये बहुत अच्छा चेंजेस था नेपोलियन का। ये टाइम अच्छा कहा जाएगा नेपोलियन। सो एंड प्रोवाइड बाय द डेसिमल सिस्टम्स उन्होंने लगाया। इनिशियली मेनी सॉ, शुरुआत में सभी लोगों ने देखा बहुत अच्छा नेपोलियन का टाइम रहा एज अ लिबरेटर। अब लिबरेटर का मतलब समझ लीजिए यहाँ पर इस उदार चरित्र वाला इंसान। तो नेपोलियन अपने आप को ऐसा घोषित किया, लेकिन ऐसा था नहीं वो। सो नेपोलियन एज ए लिबरेटर हु कुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर अ पीपल। और इस तरह से उसने अपने आप को रखा कि मैं ही जो हूँ इन लोगों की आज़ादी दिला सकता हूँ, ला सकता हूँ। बट सून द नेपोलियनिक आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। So he was finally defeated at Waterloo in 1815। तो वाल्टरलू के युद्ध में 1815 में वो हार गया। ये आपको एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ बन रहा है। Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left।
तो ये स्थिति रही लोगों में। द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसी। द आइडिया ऑफ लिबर्टी, जो आज़ादी का जो सोच था, आइडिया था, और लोकतांत्रिक जो अधिकार थे, डेमोक्रेटिक राइट, वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस की क्रांति का सबसे अहम जो मुद्दा था। दीज स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप, और ये फ्रांस के साथ साथ यूरोप के और भी देशों में बहुत तेज़ी से फैला ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी की जब बात कही जाए, वेयर फ्यूडल सिस्टम्स जो लागू हुआ। और ये आप देख रहे हैं नेपोलियन को घोड़े पर चढ़े हुए, सो वर एबॉलिस्ड। Colonized peoples revoked the ideas of freedom from the bondage into their movement in to create a sovereign nation state। और आप यहाँ देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो फ्रांस की क्रांति का जो क्रेज था और क्रेज है, जितना बहुत कम रहा, जिसमें टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन राय आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज़ कमिंग फ्रॉम रिवोल्यूशनरी फ्रांस। तो राजा राम मोहन राय काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। आप देख सकते हैं राजा राम मोहन राय वॉज वन ऑफ दोज हु was inspired by new ideas that were spreading through Europe at that time. The French Revolution and later the July Revolution excited his imagination. He could think and talk. He could think and talk of nothing else when he heard of July Revolution in France in 1830 on his way of England at Cape Town. England का शहर है ये। He insisted on visiting frigates, flying the revolutionary tricolor flag through the he had been temporarily lamped by an ancient। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं फ्रांस की क्रांति जो है, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो फ्रीडम फाइटर थे, उनमें बदलाव लाया। और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि फ्रांस की जो क्रांति थी एक अपने आप में एक अहम क्रांति थी। और मैं तो कहता हूँ कि लाइफ में भी अगर आपको बदलाव चाहिए तो आप अर्ली एक्शन बहुत ज़रूरी होता है। तो जिस समय की फर्स्ट वर्ल्ड वार की स्थिति बनी, सेकेंड वर्ल्ड वार की स्थिति बनी, दोनों विश्व युद्ध में फ्रांस के साथ साथ और भी अमेरिका था, इंग्लैंड थे, बहुत जर्मनी थे, जापान थे, बहुत सारे कंट्री ने अपना अपना जो पार्टिसिपेशन किया। लेकिन जो फ्रांस की स्थिति थी वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्थिति रही फ्रांस की, और उसमें फ्रांस ने काफ़ी अच्छा चेंजेस किए, बदलाव किया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि क्लास 9th के स्टूडेंट के जो ये चैप्टर है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन काफ़ी समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी जो समझने में दिक्कत आई हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आने वाले और भी जो चैप्टर्स है क्लास 9th के कुछ दिनों में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, कुछ ही दिनों में, जैसे जैसे हमें समय मिल रहा है। बट अगर आप स्पेशली कोई ख़ास चैप्टर हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस से किसी खास चैप्टर को आप समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।